मेंडल के 3 नियमों में से तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयव का नियम। हाँ, पिछले वीडियो में थोड़ा जानकारी दी थी, लेकिन आज वो अनुपात कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा। इसका अंग्रेजी में नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने कहा था इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन वाले देखे हैं, ठीक है। अच्छा, मेंडल का तीसरा नियम है यह विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है। इसका मतलब मेंडल ने इसमें 2 कैरेक्टर लिए और उनके विपरीत वाले लिए। जैसे मैंने कहा था पीले और गोल आकार के बीजों का उसने क्रॉस कराया हरे और झुर्रीदार। तो पहले मैं नियम बता दूँ आपको। यह नियम मेंडल का तीसरा नियम जिसे स्वतंत्र अवयव का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं और विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है और ये केवल 2 के लिए नहीं बल्कि इसमें हम 3 जोड़ी, जैसे हमने एक जोड़ा ये ले लिया, दूसरा जोड़ा ले लिया, तो यह 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या उससे अधिक जोड़ी पर लागू है। इसलिए मेंडल ने केवल 2 प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण और एक विसंकर संकरण। एक संकर संकरण से तो 2 नियम मिले थे, एक प्रभावित का नियम, एक वितरण का नियम, और जबकि विसंकर संकरण से जो एक नियम प्राप्त था उसका नाम था स्वतंत्र अवयव का नियम। तो इसका इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत, जिसको विज्ञान की भाषा में विपरीत कहते हैं, विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं। ध्यान से सुनना। जब 2 या 2 से अधिक, 2 तो हमने ले रहे, 3, 4 ले सकते हैं, अधिक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत विपरीतासी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। क्या मतलब इसका? अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इसको स्वतंत्र अवयव का नियम है। जैसे सुन लो, जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है when 2 or more than 2 pure and homozygous characters of plants cross each other, then the characters are inherited independently. Then one character does not influence other character. ठीक है, that is called law of independent assortment. ये तो है नहीं। अब इसको एक उदाहरण का समझाएं। इस प्रयोग के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ। कौन सा? बुक में भी है, हम और भी ले सकते हैं, जो बुक में मिल जाएगा वो है। मेंडल ने क्या किया? 2 शुद्ध पौधे लिए, एक पीले रंग के, पीले एवं गोल आकार के, पीले और गोल। पीला भी शुद्ध है, गोल भी शुद्ध है। इनका क्रॉस कराया हरे और झुर्रीदार वाले। ये जनक पीढ़ी होगी, क्या होगी? जनक पीढ़ी। तो मेंडल ने शुद्ध पीले और गोल वाले बीज वाले पौधों का संकरण शुद्ध हरे और झुर्रीदार वाले पौधों से कराया। ठीक है, तो पहले युग्म बनाइए आप। युग्म मतलब एक कारक यहाँ से y
इसी तरह यहाँ पर भी स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल आर, ये बन गए युग्मक या गैमीट, युग्मक या गैमीट। और इसमें हमेशा मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब एक पादप को नर मान लें, एक को मादा मान लें। इस पादप का क्रॉस किससे कराते हैं? ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आई। ध्यान दें, अब इस रंग का जीव रंग के साथ, ये पीले का है, ये हरे का है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर ऐसे। इसी तरह यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनेगी पहली पीढ़ी, प्रथम जनरेशन, F1 जनरेशन अर्थात प्रथम पीढ़ी। और हमें पता है कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभाविता का नियम लागू होता है। इसका मतलब कैपिटल वाई जो पीले रंग के लिए है और स्मॉल वाई हरे रंग वाले को प्रभावित करेगा, ये पौधा बीज जो है पीले रंग का होगा। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर को प्रभावित कर देगा, ये हुए गोल, अर्थात पहली पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल, सभी पौधे पीले गोल वाले होंगे। ठीक है, अब जो कि विषम युग्म जो होते हैं, अब यदि हम स्वपरागण कराएं, स्वपरागण कराते हैं तो अगली पीढ़ी जो द्वितीय पीढ़ी होगी उसके लिए हम बनाएंगे चक्र। उससे पहले जैसे यहाँ इनसे पहले युग्मक बनाए थे, इनसे भी युग्मक बनेंगे, इनसे दो प्रकार के युग्मक बने, इसे भी दो, इसे बनेंगे चार प्रकार के युग्मक। वो कैसे? एक बार कैपिटल पीले रंग का आकार का भी कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब ये कैपिटल है परंतु ये छोटा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, और ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ध्यान रखना ये चारों अलग अलग है। यहाँ पर रंग का कैपिटल है, आकार का भी कैपिटल है, रंग का कैपिटल आकार का स्मॉल, रंग का स्मॉल आकार का कैपिटल, और दोनों ही हैं स्मॉल। इस प्रकार से F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो जब युग्मक बनने के दौरान चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। वही यहाँ चार पीढ़ी, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनती युग्मक। और हमेशा अर्धसूत्री विभाजन या डायरेक्शन डिवीजन होता है। अब इसका इनका क्रॉस इससे भी कराएंगे, इससे भी कराएंगे, इससे भी कराएंगे, इससे भी कराएंगे, तो एक से हो गए चार, और चार से 4 × 4 16, यानी कि हमें एक चक्र बोर्ड प्राप्त होगा, उसको चक्र बोर्ड कहते हैं। वो भी यहाँ बना है। इस ढंग से आप शतरंज की तरफ बना दें, जिसमें 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो हो गया युग्मक लिखेंगे। एक को लिखते आप नर युग्मक और एक को लिखते मादा युग्मक। नर युग्मक हमेशा युग्मक वही है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। जो इधर को देखे वही इधर को भी देखिए। अब इनका क्रॉस, एक को फीमेल एक को मेल, इनका क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों आर कैपिटल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई दोनों आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों आर कैपिटल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई
small r. Small y, both are capital. Small y, capital R, small r. Capital Y, small y, capital R, small r. Capital Y, small y, दोनों r small. Small y, capital R, small r. और small y, small r, small. ये युग्मकों से क्रॉस करके तो ये मिला हमें, ये मिला F2 PD, F2 जनरेशन. हमने शुरू में जो पौधे लिए थे वो लिए थे पीले और गोल, इनका क्रॉस कराया था हमने हरे और झुर्रीदार से. ये हमारे जनक पौधे थे, इनका जीनोटाइप था कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर. और इनसे हमने प्राप्त किया था कौन सा प्राप्त किया था, वो था कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल. ये F1 जनरेशन. अगर दोनों y बड़े हैं तो भी पीला, एक ही y बड़ा है तो भी पीला. दोनों r बड़े हैं तो भी गोल, एक ही r बड़ा है तो भी गोल, क्योंकि ये इसको डोमिनेट करता है, ये इसको डोमिनेट करता है. ठीक है. अब ये दूसरी पीढ़ी मिली, इसमें हमें 4 प्रकार के पौधे मिले. पीले गोल तो मिले, हरे झुर्रीदार मिले, 2 हो गए. और 2 ऐसे थे तो पीले थे परंतु झुर्रीदार थे, और कुछ थे हरे परंतु गोल. ध्यान रखो. अब हमें पीले और गोल वाले पौधे कौन बने. पीले और गोल के दोनों वाई में से एक वाई कम से कम होना चाहिए. तो पीला और गोल 1, पीले और गोल 2, पीले और गोल 3, पीले और गोल 4, पीले और गोल 5, पीले और गोल 6, पीले और गोल 7, पीले और गोल 8, पीले और गोल 9. ऐसे पौधे, इस 16 पौधों में से 9 पौधे ऐसे थे जिनमें पीले रंग के और गोल आकार के बीज थे. अगर इनका आप देखोगे तो एक संपूर्ण त्रिभुज, राइट एंगल ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा, फिर है बीज तो पीले थे, वो गोल नहीं थे, झुर्रीदार थे. ऐसे पीले तो हैं परंतु झुर्रीदार है. पीला झुर्रीदार, पीला लेकिन झुर्रीदार, पीला परंतु झुर्रीदार. यहाँ पर है एक छोटे, यहाँ पर है एक ऐसे. ये पीले. अब पीले में होंगे, अब होंगे हरे परंतु गोल. पील हरे थे, पील हरे हैं परंतु गोल है. हरे हैं गोल है, हरे हैं गोल है. ये तीनों पास में ये हो गए तीन. और एक पौधा ऐसा था जो कि हरा भी बीज थे और झुर्रीदार, वो एक है, वो ये वाला है. इस तरह से दूसरी पीढ़ी में हमें 9 3 3 1 का लक्षण प्रमुख अनुपात या फेनोटाइप प्राप्त होता है. तो when we cross F1 variants and get F2 generation, we get 4 types of plant. We get 4 types of plants. 9 plants are yellow brown, 3 plants are yellow wrinkled, 3 plants are green round, and 1 plants are green and wrinkled. It means we have only 2 types of plants, either yellow round and green wrinkled, but we get 4 types of plants in second generation. Okay, starting झुर्रीदार wrinkled इसके साथ था, हरे के साथ या ग्रीन के साथ था, लेकिन यहाँ पर झुर्रीदार पीले के साथ चला गया. और स्टार्टिंग में गोल या राउंड येलो या पीले के साथ था, लेकिन यहाँ वो हरे के साथ भी आ गया. इट मीन्स होता है द कैरेक्टर्स आर फ्री टू मूव. ठीक है, इंडिपेंडेंटली, नो बाउंड, नो इन्फ्लुएंसेशन. इट मीन्स गोल हमेशा पीले के साथ रहेगा, वो हरे के साथ भी जा सकता है, और झुर्रीदार हमेशा हरे के साथ रहेगा, वो पीले के साथ भी जा सकता है. इसी का नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम. तो ये 2 प्रकार के पौधे से 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए. 9 थे पीले गोल, येलो राउंड, ठीक है, येलो रिंकल्ड,
बाहर से दिखने पर फेनोटाइप यानी कि लक्षण के हिसाब से 4 प्रकार के हैं। अगर इसको हम जीनों के हिसाब से देखेंगे, जीनोटाइप जीन अनुपात से हिसाब से, तो ये 9 प्रकार के पौधे होंगे। कैसे, ध्यान रखिए। वाई वाई आर आर और सभी चारों कारक कैपिटल है। वाई वाई आर आर एक, जिसमें 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट्स आर कैपिटल 1 2, और दूसरे में 3 बड़े 1 छोटा, 3 बड़े 1 छोटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गए 2, ये और ये 2। इसके लिए 3 बड़े 1 छोटा, 3 बड़े 1 छोटा, ये तो ये हो गया, तो ये हो गया, ये 1 और 2। और तीसरा देखो, एक छोटा वाई, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, ये बड़ा ये बड़ा छोटा है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर 1 2 और 2, ये भी हो गया 1 2 और 2। फिर आ गया 4, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ये दो 4 को देखो आपको, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ऐसे ये 4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, अब ये छूट गया, ठीक है। 1 2 2, अब इसको देखो, इसमें दोनों वाई बड़े हैं और दोनों हाथ छोटे हैं 1, ठीक है। और अब देखो आप इसको, जिसमें एक ही बड़ा है, बाकी 3 छोटे हैं, एक ही बड़ा, एक ही और एक ही, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। अब 1 स्मॉल वाई 1, ये इसको ऐसे देखो, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी सेम है 2, एंड लास्ट 1 स्मॉल वाई 1। द जीनोटाइप रेशियो, जीन प्ररूप अनुपात 122 412 और 121, इसको ऐसे लिखते हैं आप 122 412 और 121, 122 412 121, यानी जीनोटाइपिकली यह 9 प्रकार के पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीनोटाइपिकली देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, whereas in phenotype we see only 4 type of plants, that is called जीनोटाइप रेशियो। इसे कहते हैं जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, और हिंदी में जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, जिसको याद करना आसान है 1 2 2 4 1 2 1 2 122 412 121 ये लिखा है। और यहाँ था कौन सा 9 3 3 1, 9 3 3 1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप इसका मतलब है, इसे कहते हैं लक्षण अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात। इस तरह से मेंडल की 3 नियम, मुझे उम्मीद है कि आपको आगे होगा। लास्ट में एक पॉइंट बच गया थोड़ा सा, और वो पॉइंट है कि मेंडल के नियमों का क्या आर्थिक महत्व है। अक्सर दूसरे प्रश्न से पूछते हैं कभी, 1 या 2, किताब में 6-7 पॉइंट ये आप पढ़ लेना, मैं उससे 2-4 डिस्कस करता हूँ। मेंडल के नियमों का महत्व, मेंडल के नियमों का महत्व, क्या महत्व, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। पहला तो ये है, मेंडल के नियम से हमने सबसे पहली बात ये देखा, प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता जो नियम होता है उससे क्या फायदा होता है कि अधिकांश लक्षण जो हैं, अधिकांश जो लक्षण हैं वे प्रभावी हो जाते हैं, इसलिए वो पीड़ित जाते हैं। और इसका फायदा ये है कि जो अनेक रोग होते हैं, जो आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और भी कई सारे रोग हैं जो एक से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, उन रोगों के जो कारक होते हैं, उन रोगों के जो जीन होते हैं या उनके
हीमोफीलिया का जो जीन होता है, ठीक है, वो हीमोफीलिया का जीन है, ये प्रभावी है, ये रोग पैदा नहीं करता, लेकिन ये जो है रोग पैदा करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में H और H होता है तो ये इसको प्रकट होने से रोकता है। हाँ, यदि दोनों H जाए तो ये रोग प्रकट करता है। मेंडल के नियमों का जो मुख्य है वो प्रभाविता का नियम है, जो कि अप्रभावी रोग प्रकट करने वाले युग्मविकल्प या जीन को प्रकट होने नहीं देता। यही कारण है कि दुनिया में आनुवंशिक रोग से लोग बहुत प्रभावित। एक है। दूसरा, मेंडल का जो दूसरा नियम था पृथक्करण। पृथक्करण का जो नियम था, पृथक्करण के नियम से एक ही पुष्टि होती है, उसकी जीन संकल्पना, जीन संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब हमने कहा था ना, प्रथम पीढ़ी में दोनों कारक अलग अलग होते हैं, जीवन भर साथ साथ रहते हैं, परंतु एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते। बोथ द एलीज ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट टुगेदर, they remain together throughout life, but they do not contaminate each other. It means they are pure. During gametogenesis, they are separate and reach to the different gamete. यानी कि जीवन भर साथ साथ रहने पर भी दोनों कारक के एलील एक दूसरे को मिक्स नहीं करते, अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। हाँ, सिर्फ ये प्रकट नहीं हो पाता, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये पौधा जन्म करेगा, युग्म बनेंगे, दोनों अलग रहेंगे। इसका मतलब है जीन होता है। जीन जैसे होते हैं, माता पिता से आए हुए जीन संतान में जाते हैं, एक ही प्रवाही होता है, और कभी कभी कोई लक्षण प्रकट नहीं होता, पिता वाला जीन प्रकट होगा, माता वाला नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाए। तो इसका मतलब है पृथक्करण की नींव से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। तीसरा, एक और बात है, मेंडल के नियमों से एक कारण है, हम भविष्य में होने वाले संतानों, भविष्य में होने वाली जो पीढ़ी है, यानी जिसको हम संतान कहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी जेनेटिक्स है, लक्षण है, वो सब मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं। उदाहरण के शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे से हमें पता है कि पहली पीढ़ी में संकर लंबे ही होंगे, और यदि हम इससे दूसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो 3 लंबे होंगे और 1 बौना पक्का होगा। इसलिए इन 2 शुद्ध जनकों से पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के संतानों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। और चौथा पॉइंट हो गया कि मेंडल के नियमों के द्वारा 2 अलग अलग जीवों में, ठीक है, अच्छे लक्षण वाले 2 भिन्न भिन्न जीवों को ले लो, ठीक है। एक पौधा है जिसमें प्रोटीन अंश अच्छा है, दूसरे में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो इस पौधे में प्रोटीन वाला जीन अच्छा है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अन्य लक्षण बेकार है। लेकिन दोनों में संकरण कराएंगे तो दोनों लक्षणों को एक ही पौधे में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि 2 भिन्न अच्छे लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराएंगे, उन लक्षणों को एक ही पौधे में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हानिकारक लक्षणों को हटा भी सकते हैं, हानिकारक लक्षणों को हटाया जाए तो उपयोगी लक्षणों को एक साथ कर सकते हैं और हानिकारक लक्षणों को हटा भी सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि इससे हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, क्योंकि कई फसलें होते हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, ठीक है, या कम पानी में हो जाती है, कम वर्षा या कम पानी में वो उग जाती है, या एकदम ठंडे या एकदम गर्म वातावरण को सहन कर सकते हैं। तो इससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, कम वर्षा या कम पानी में उगने वाले पौधे, अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक गर्म वातावरण को सहन करने वाले पौधों को विकास कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मानव जन्म से संबंधित उसकी नस्ल को सुधारा जा सकता है, जिसे विज्ञान की शाखा कहते हैं सुजननीति, अर्थात यूजेनिक्स, ठीक है, यानी कि मानव की नस्ल को भी सुधारा जा सकता है। जेनेटिक्स यही कर सकता है कि मूर्ख या मंद बुद्धि के माता पिता से कुशाग्र बुद्धि वाले संतान भी पैदा की जा सकती है। यह मेंडल के नियमों का 5 पॉइंट है, वो पढ़ना, मतलब 2 या 3 पॉइंट अक्सर आते हैं। जैसे मैंने कहा, पहला प्रभाविता का नियम मेंडल का
होता है। और अधिकांश लोग होते हैं वो अप्रभावी वाले विकल्प होते हैं। तो अगर प्रभावी योग डालता है तो अप्रभावी दब जाते हैं। इसलिए दुनिया में आनुवांशिक रोग वाले लोग बहुत हैं। हमने कहा था पृथक्करण के नियम से जीन संक्रमण की पुष्टि होती है। फिर कहा था हमने क्या कि पौधों में अच्छे गुणों वाले पौधों को बना करके पौधे में ला सकते हैं, हानिकारक गुणों को हटा सकते हैं। ठीक है, पौधों में रोग प्रतिरोधक या जंतुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम वर्षा, कम पानी, ठंडा वातावरण, गर्म वातावरण, इसको सहन करने की शक्ति वाले जंतु या जीव प्राप्त किए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि मानव के नस्ल को सुधारने से संबंधित जीव विज्ञान के साथ है सुधर भी उसको हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। टॉपिक खत्म हो गया, हमने कहा दो का जुगाड़ कर लो और इससे संबंधित नोट्स बना लो और हम कल अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे।